हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज से हम उड़ान पर इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ये जो सीरीज़ है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो कि एचपीआरसी के द्वारा अभी डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग ये सीरीज़ बनाई गई है। और इसमें हमारी कोशिश रहेगी कि हम पूरी इंडियन पॉलिटी को चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ फॉर्म में कंप्लीट करें। और हमारी कोशिश रहेगी कि 10 to 15 क्लासेज में हम पूरी इंडियन पॉलिटी को कंप्लीट कर दें। इंडियन पॉलिटी कंप्लीट करने के बाद हम इसी तरह से जियोग्राफी को कवर करेंगे और हिस्ट्री को भी कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, या आप ऑल इंडिया लेवल पर भी किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इस सीरीज़ में आज हमारी क्लास 1 है, जिसमें हमने टॉपिक यहाँ पर रखे हैं मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा क्लास 1 का टॉपिक रहेगा। अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर हम देखें जो एचपीआरसी ने दिया है, उसमें स्टार्टिंग में डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग कुछ टॉपिक दिए गए हैं, लेकिन पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो टॉपिक्स वहाँ दिए गए हैं वो अभी हम यहाँ से जब स्टार्ट कर रहे हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, तो आने वाले जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे उसमें वहाँ का कुछ पोर्शन कवर हो जाएगा। तो अगर कुछ रहेगा तो उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। जो अगर कोई चैप्टर छोटे रहते हैं तो हम 2 चैप्टर को इकट्ठा करके वहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने अभी यहाँ पे 2 चैप्टर्स को एक साथ में लिया है, जिसमें मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है और प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। इसके अलावा बीच में एक चैप्टर रहता है साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ से मैंने उठाया है सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, क्योंकि बाकी उसमें कुछ आर्टिकल्स के रिगार्डिंग दिया गया है, वो हमारा अपकमिंग चैप्टर्स में कवर हो जाएगा। तो अभी हमारे 2 चैप्टर यहाँ पर क्लास 1 में कंप्लीट हो जाएंगे, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज हु फर्स्ट गेव द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि पहली बार भारत में संविधान सभा बनाने का आइडिया किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज M.N. रॉय। तो M.N. रॉय ने जो कि पायनियर थे कम्युनिस्ट मूवमेंट के इंडिया में, वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने कि आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली इसको अडॉप्ट किया था 1935 में। ठीक है ना, तो भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का आइडिया सबसे पहले किसने दिया था? M.N. रॉय ने दिया था 1934 में। तो लेकिन उसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको जो है ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया था, और यहाँ पे जो है एक पॉलिटिकल मोमेंटम जो है इसको प्रोवाइड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, When was the Constituent Assembly of India constituted? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार एग्जामिनेशन में आता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इंडिया की थी उसको कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 9 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इंडिया की थी उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर द स्कीम जो फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान। तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, उसने एक स्कीम फॉर्मुलेट की थी, जिसके बेसिस पर जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया में बनाई गई थी 9 दिसंबर 1946 को। और इसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी वो भी 9 दिसंबर 1946 को ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड एज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इन 1946। तो किसको इंटरिम प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 1946 में? इंटरिम प्रेसिडेंट क्या होता है? टेम्पररी प्रेसिडेंट। ठीक है ना, तो 9 दिसंबर 1946 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को गठित किया गया था। तो इसके इंटरिम प्रेसिडेंट किसको चुना गया था, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है ना, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। और जो इनिशियल सेशन था उसमें इंटरिम प्रेसिडेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड थे प्रोसीडिंग को प्रिजाइड करने के लिए। ठीक है ना, जो प्रोसीडिंग हो रही थी उसको प्रिजाइड करने के लिए यहाँ पे प्रेसिडेंट की जो नीड थी, और जब तक कि परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं किया जाता। ठीक है, तो यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अपॉइंट किया गया था एज अ इंटरिम प्रेसिडेंट। ठीक है ना, तो क्यों उनको चुना गया था? फॉलोइंग द फ्रेंच ट्रेडिशन। तो कोई भी असेंबली जो होती है, जब उसमें जो है जब तक कि परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं डिसाइड किया जाता है तो इंटरिम प्रेसिडेंट वहाँ पे डिसाइड किया जाता है। तो ये फ्रेंच प्रैक्टिस है, फ्रेंच ट्रेडिशन है, जिसमें कि कोई भी ओल्डेस्ट मेंबर होगा किसी भी कमेटी का, तो उसको प्रेसिडेंट वहाँ पे बनाया जाता है, इंटरिम प्रेसिडेंट। जैसे आज के टाइम में भी जब हमारी नई लोकसभा या जो हमारी स्टेट असेंबली जब बनती है नई, तो उसमें जो है एक जो है प्रोटेम स्पीकर जो है बनाया जाता है, प्रोटेम स्पीकर यानी कि टेम्पररी स्पीकर, और उसके बाद वही जो है इलेक्शन करवाते हैं जो परमानेंट स्पीकर बनते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा को जो है यहाँ पे इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट परमानेंट प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है वो परमानेंट प्रेजिडेंट बनाए जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो किसको बनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे इलेक्ट किया गया था फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है ना, फर्स्ट प्रेसिडेंट इसका बनाया गया था और इन्होंने जो इस असेंबली को प्रिजाइड किया था 26 नवंबर 1949 तक। जब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था तो तब तक यही इसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, When was the objective resolution introduced in the Constituent Assembly of India? तो कब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया था संविधान सभा में? ठीक है, तो ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 13 दिसंबर 1946। ठीक है ना, तो 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है ना, तो 9 दिसंबर को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, 11 और जो है वो 11 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके जो है वो परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे और 13 दिसंबर को जो है उनके द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये मैंने पूरे सीक्वेंस में बनाया है ताकि एक पूरा जो है वो फ्लो चार्ट आपके माइंड में बन जाए। जिस तरीके से चैप्टर है उसी हिसाब से जो है क्वेश्चन बनाए गए हैं, कोई भी बीच में गैप नहीं रखा गया है। ठीक है ना, तो एक पूरा फ्लो चार्ट आपके माइंड में बन जाएगा कि किसके बाद क्या हुआ था, उसी हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, When was the objective resolution passed by the Constituent Assembly of India? ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास किया गया था ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 22 जनवरी 1947। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 1946 को इंट्रोड्यूस किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। उसके बाद जो है इसमें डिबेट किए गए थे, एक्सटेंसिव डिबेट रहे थे, 16 से 19 दिसंबर के बीच में काफ़ी सारे डिबेट चले थे, इसमें काफ़ी सारे डिफरेंसेज यहाँ पे हुए थे, काफ़ी डिस्कशन हुई थी और जो है वोटिंग थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया था, वोटिंग नहीं हुई थी इसके ऊपर। उसके बाद जो फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी उसने अडॉप्ट किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूटेड? तो ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनाई गई थी? अब इसमें ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 29 अगस्त 1947। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपॉइंट किया था ड्राफ्टिंग कमेटी को 29 अगस्त 1947 को टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 29 अगस्त 1947 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे अपॉइंट की गई थी ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 को, ताकि वो एक ड्राफ्ट तैयार करे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार एग्जामिनेशन में आता है। तो कौन थे चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी के? इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कमेटी जो थी उसके चेयरमैन कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, BR अम्बेडकर को यहाँ पे इलेक्ट किया गया था एज अ चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है ना, और उनको क्या कहा जाता है? उनको जो है चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी उनको कहा जाता है, उनको जो है मॉडर्न मनु भी कहा जाता है और उनको फादर भी कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है ना, तो ये वर्ड्स आपने याद रखने हैं, मॉडर्न मनु, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी? तो कितने मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 7। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे टोटल, और जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे डिफरेंट सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डिफरेंट सेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे, वहाँ से 7 मेंबर्स जो उठाए गए थे और उसको जो है यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर बनाया गया था। 7 लोगों को ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी? तो यहाँ पर कुछ आपको नाम दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन मेंबर नहीं थे ड्राफ्टिंग कमेटी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो मेंबर नहीं थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ठीक है ना, तो कौन थे मेंबर? तो 7 मेंबर कौन थे उनको देख लेते हैं। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, उसके बाद N गोपालस्वामी अयंगर थे, तीसरे नंबर पर डॉक्टर KM मुंशी आ जाते हैं, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर आ जाते हैं, सैयद मोहम्मद सदुल्ला आ जाते हैं और N माधवा राव आ जाते हैं। ठीक है ना, N माधवा राव जो थे इन्होंने रिप्लेस किया था BL मीटर को, जिन्होंने कि अपनी इलनेस की वजह से, बीमारी की वजह से रिजाइन कर दिया था। और साथ में जो मेंबर थे वो थे TT
कृष्णामाचारी और इन्होंने रिप्लेस किया था डीपी खेतान को, जिनकी डेथ हो गई थी 1948 में। ठीक है ना, तो ये 7 मेंबर थे, सातों के नाम याद रखने हैं। किसी भी मेंबर का यहाँ पर आपसे नाम पूछा जा सकता है कि कौन मेंबर था, कौन नहीं था। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपसे पंडित जवाहरलाल नेहरू पूछा था, वो मेंबर नहीं थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको कब अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 26 नवंबर 1949। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फॉर्मली जो अडॉप्ट कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को, और ये जो दिन है सेलिब्रेट किया जाता है एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे इन इंडिया। ठीक है ना, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको फॉर्मली अडॉप्ट कर लिया गया था, और 26 हर साल जो है 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में और कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम कम इनटू इफेक्ट। तो हमारा जो है अडॉप्ट कर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ये इफेक्ट में कब आया था, ये यहाँ पर पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने डिस्कस किए हैं सारे पॉइंट टू पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 26 जनवरी 1950। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो अडॉप्ट कर लिया गया था, फोर्स में आया था। अडॉप्ट तो हमने 26 नवंबर 1949 को किया था, और जो है फोर्स में ये आया था 26 जनवरी 1950 को, चूजन टू ऑनर द 1930 पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन। तो क्यों 26 जनवरी 1950 को जो है इसको जो है फोर्स में लाया गया था, क्योंकि जो है 1929 में जो कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ था, उसमें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है यहाँ पे पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है ना, 1929 में कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने जो है वहाँ पे पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कर दिया गया था, और 26 जनवरी 1930 को जो है यहाँ पे फॉर्मली जो है इन्होंने इंडिपेंडेंट जो है इंडिया को डिक्लेयर कर दिया था 26 जनवरी 1930 को। तो उसी दिन को ऑनर करते हुए जो है वो 26 जनवरी 1950 को जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे फोर्स में लाया गया था। 26 जनवरी 1930 से लेकर 26 जनवरी 1947 तक जो है इसी तरीके से जो है यहाँ पे 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के रूप में जो है ऑब्जर्व किया जा रहा था। ठीक है ना, तो इसी दिन को जो है ऑनर करते हुए 26 जनवरी 1950 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मेंबर साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कितने लोगों ने इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको साइन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 284। तो टोटल मेंबर कितने थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के? 299। वैसे तो इसमें 389 मेंबर थे टोटल, लेकिन पार्टीशन के बाद जो है वो कुछ मेंबर इसमें कम हो गए थे ना, जो कुछ मेंबर थे जो वो पार्टीशन के बाद कम हो गए थे, क्योंकि वो पाकिस्तान में चले गए थे। तो इंडिया में तो हमारे मेंबर्स की यहाँ पर टोटल स्ट्रेंथ रह गई थी 299। तो जब हमारा जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके ऊपर 284 मेंबर्स ने जो है वहाँ पर साइन किए थे 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को 1950 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर साइन किए गए थे 284 मेंबर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट वॉज सुपरसीडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कौन सा एक्ट को जो यहाँ पे रिप्लेस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ये यहाँ पर पूछा गया है। सुपरसीड करना मतलब रिप्लेस करना, पहले कोई एक्ट था उसको जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने रिप्लेस कर दिया था। तो कौन सा एक्ट था वो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने रिप्लेस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। ठीक है ना, और इसको जो है गवर्निंग फ्रेमवर्क की तरह जो है यहाँ पे जो है ये फ्रेमवर्क की तरह ये काम कर रहा था इंडिपेंडेंस से पहले। ठीक है ना, तो इसी जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट था 1935 का, इसी के बेसिस पर जो है यहाँ पे काम किया जाता था इंडिपेंडेंस से पहले। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे कुछ मॉडिफिकेशन किए गए, चेंजेस किए गए, काफ़ी सारी चीज़ें जो इसमें ऐड की गई, किसी चीज़ों को रिप्लेस किया गया काफ़ी सारा। ठीक है ना, तो उसको जो है बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रिप्लेस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट द टाइम ऑफ इनेक्टमेंट। तो कौन था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और बाद में जो उनको फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया था। ठीक है ना, तो यही जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे, इन्हीं को जो है बाद में जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
At the time of its commencement in 1950, how many articles, parts and schedules did the Constitution of India contain, making it the world's lengthiest written constitution? तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है इसको जो है वो दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है मानते हैं, ठीक है ना। तो दुनिया का सबसे ज़्यादा बल्कि और जो लिखित रूप में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में कमेंसमेंट हुआ था, इनेक्ट हुआ था, तो इसमें कितने आर्टिकल थे, कितने पार्ट थे और कितने शेड्यूल थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इसमें कितने थे, 395 इसमें आर्टिकल्स थे, 22 इसमें पार्ट्स थे और 8 इसमें शेड्यूल थे, ठीक है ना। तो एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑन 26 जनवरी 1950 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का, वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला गया था। इसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 इसमें पार्ट्स थे और 8 इसमें शेड्यूल थे। ओवर द टाइम इसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट हो गए हैं और ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपेंड करता जा रहा है, ठीक है ना। अगर हम आज की डेट में देखेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज की डेट में जो है वो 470 प्लस जो है इसमें आर्टिकल्स हैं। और जो पार्ट्स जो पहले इसमें 22 पार्ट्स थे, इसमें 3 पार्ट्स और जोड़ दिए गए तो 25 इसमें पार्ट्स हो गए हैं। और शेड्यूल जो पहले 8 शेड्यूल थे, अब इसमें टोटल 12 शेड्यूल हैं, ठीक है ना। तो ओवर द टाइम ये एक्सपेंड ही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was appointed as the legal advisor to the Constituent Assembly of India? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार एग्जामिनेशन में आया है। तो किसको लीगल एडवाइजर यहाँ पे जो है अपॉइंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बी.एन. राव। बी.एन. राव जी, श्री बी.एन. राव, जिनको कि बेनिगल नरसिंह राव, और जो कि एक एमिनेंट सिविल सर्वेंट थे, ज्यूरिस्ट थे और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, उनको यहाँ पर एडवाइस किया गया था एज अ लीगल एडवाइजर। यहाँ पे जो है अपॉइंट किया गया था एज अ लीगल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1946, ठीक है ना। तो 1947 में उनको जो है लीगल एडवाइजर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many times did the Constituent Assembly takes to frame the कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो कितना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फ्रेम करने के लिए? तो ये यहाँ पर पूछा गया है, काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है फर्स्ट टाइम इसकी मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद काफ़ी सारे इसमें डिबेट्स हुए थे, कमेटी की रिपोर्ट्स आई थी, काफ़ी सारा ड्राफ्टिंग वर्क किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और इसका मतलब है कि टोटल जो है हमारी असेंबली ने यहाँ पे 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लिया था कंप्लीट करने के लिए इस मॉन्यूमेंटल टास्क ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन विच रेजोल्यूशन? तो हमारा जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो किस रेजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो प्रियम्बल है हमारा, इसको डिराइव किया गया है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थे, जिसको कि मूव किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को, और इसको अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा 22 जनवरी 1947 को, ठीक है ना। तो वहां से जो इसको डिराइव किया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड्स वर एडिड टू द प्रियम्बल बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976? वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन से वर्ड्स जो है हमारे प्रियम्बल में ऐड किए गए थे 42वें कॉन्स्टिट्यूशन जो संशोधन किया गया था 1976 में? तो कौन से वर्ड्स जो ऐड किए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का 1976 में, और इसमें ऐड किया गया था सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी को, जो कि यहाँ पे स्ट्रेंथन कर रहा था हमारा जो आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए इनको इसमें ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रियम्बल इज करेक्ट? तो यहाँ पे प्रियम्बल के रिगार्डिंग आपसे कुछ स्टेटमेंट पूछे गए, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट है। ऑप्शन हमारे पास है, इट इज एनफोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ की टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और ऑप्शन नंबर डी है, इट वाज अडॉप्टेड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? इसमें पूछा गया है करेक्ट, आपसे पूछा गया है कि इसमें क्या करेक्ट है। तो क्या ये एनफोर्सिएबल है कोर्ट ऑफ लॉ में हमारा जो प्रियम्बल है? तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। हमारा जो प्रियम्बल है इसको हम कोर्ट के थ्रू जो है इसको एनफोर्स नहीं कर सकते, ठीक है ना। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है? तो ये यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है गलत है, ये भी गलत है यहाँ पर, क्योंकि जो प्रियम्बल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रियम्बल।
अगला ऑप्शन है हमारे पास, इट इज़ अ की टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या इससे हम, ये की है कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ यहाँ पे ये राइट हो जाएगा, क्योंकि जो प्रियम्बल है ये एक तरह का एक तरह के जो है समरी है, जिससे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सकते हैं प्रियम्बल के थ्रू, की सार है एक तरह का, ये सार है। अगर आपने सार पढ़ लिया तो आपको पता लग जाएगा कि पूरी बुक में क्या दिया गया है। तो ये एक की है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी है इसमें, इट वॉज अडॉप्टेड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन इनटू केम इनटू फोर्स, ठीक है। तो क्या ये इसको अडॉप्ट किया गया था? तो नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ अ की टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो इससे जो है हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो प्रियम्बल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और ये एक्ट करेगा एज अ गाइडिंग लाइट फॉर द इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना। तो इससे जो है इंटरप्रिटेशन में ये हेल्प करेगा, ठीक है ना। बट इसको जो है हम लीगली जो एनफोर्सेबल नहीं है, इसको हम लीगली एनफोर्स नहीं कर सकते हैं, बट ये एक तरह से गाइड करेगा हमारे को। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, उनको कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स दी गई हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको आम आदमी नहीं समझ सकता है। तो उसको क्या इंटरप्रेट करना है, अगर इसको ज़्यादातर अगर इसको समझना हो, तो हम जो है यहाँ पे कई बार जो है वो जो लॉयर जो है वो प्रियम्बल की हेल्प लेते हैं कि इसका क्या मतलब हो सकता है, ठीक है ना। तो ये एक्ट करेगा एज अ गाइडिंग लाइट फॉर इट्स इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रेज इन द प्रियम्बल इंडिकेट्स द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा फ्रेज ऐसा हमारे प्रियम्बल में दिया गया है जो यहाँ पर दर्शाता है सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी अथॉरिटी का सोर्स क्या है। कौन सा यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं जो ये इस चीज़ बताते हैं। सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, जस्टिस लिबर्टी इक्वेलिटी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया है, या फ्रेटर्निटी एश्योरिंग डिग्निटी है। तो क्या है इसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे फ्रेज है हमारे जो प्रियम्बल है इसमें दिया गया वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये सिग्निफाई करता है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम इट्स सिटीजन, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अथॉरिटी कहाँ से लेता है? अपने जो इंडिया, हमारे इंडियन जो सिटीजन है वहाँ से ये अथॉरिटी लेता है। कोई भी एक्सटर्नल पावर इसको कोई भी अथॉरिटी नहीं दे सकती, ठीक है ना। कोई भी एक्सटर्नल पावर का इसमें कोई भी रोल नहीं है। सिटीजन ऑफ इंडिया ही जो है यहाँ पे इसको जो है वो ऑथोराइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट इज कंसिडर्ड एज मेन सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेन सोर्स कौन से एक्ट को माना जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बना है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्राइमरली जो इसका मेन सोर्स क्या है? इसका मेन सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है ना। क्योंकि ये यहीं से ही इसका जो है फ्रेमवर्क जो है, टोटल फ्रेमवर्क जो है इसका, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही लिया गया है। काफ़ी सारी चीज़ें इसी में ही एडिशन डिलीशन करके जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। यहाँ से जो इसका फेडरल स्ट्रक्चर लिया गया, प्रोविंशियल जो ऑटोनॉमी थी वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में दी गई थी। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिटेल है, पोजिशनिंग है, क्या रहेगी, सुप्रीम कोर्ट और जो है वो स्टेट कोर्ट जो है, वो सारा कुछ जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही लिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा सोर्स प्राइमरी सोर्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडिया बोरो द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पर बताना है कि हमने जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट कौन सी कंट्री से लिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जो इंडिया ने लिया है कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना। और जो है ये यूएस बिल ऑफ राइट्स में जो है ये दिया गया था, यूएस का बिल ऑफ राइट्स है उसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, जो कि इंश्योर करते हैं सिविल लिबर्टी को और प्रोटेक्शन अगेंस्ट द स्टेट एक्शन। स्टेट एक्शन यानी कि स्टेट अगर कोई एक्शन लेती है, स्टेट यानी कि गवर्नमेंट अगर कोई एक्शन लेती है, तो सिविलियंस जो है, सिटीजन जो है, उनके पास क्या क्या लिबर्टी हो सकती है। स्टेट कई बार जरूरी नहीं है कि स्टेट जो है गवर्नमेंट आपके फेवर में ही काम करे। कई बार स्टेट के डिसीजन ऐसे होते हैं जो है वो लोगों को जो है ठीक नहीं लगते हैं, या उनकी लिबर्टी के अगेंस्ट वो रहते हैं। तो उसमें जो है हमें फंडामेंटल राइट यहाँ पे हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर इंस्पायर्ड बाय विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया कि डीपीएसपी हमने कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आयरलैंड।
ठीक है ना। तो जो हमारे डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये इंस्पायर है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और आयरिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने इसको बोरो किससे किया था, आयरिश लोगों ने भी इसको बोरो किया था स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है ना। तो डीपीएसपी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें जो है स्टेट्स को डायरेक्टिव दिए गए हैं कि आपको जो है वो जो है वेलबींग के लिए, जो है लोगों की वेलबींग के लिए क्या क्या पॉलिसीज अपनानी चाहिए। ठीक है ना। तो इसमें कुछ स्टेट को आइडियाज़ दिए गए हैं जिसको कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव्स दिए गए हैं। तो इस स्टेट की मर्जी है उसको करे ना करे। जब स्टेट को लगेगा कि हाँ हम इसको फॉलो कर सकते हैं तो स्टेट करती है, जब उनके पास सिचुएशन रहती है, जब जो कर सकते हैं वो उसको करते हैं। अगर स्टेट को लगे कि अभी इसको नहीं हम कर पाते तो मतलब ये भी लीगली एनफोर्सेबल नहीं है स्टेट के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री। तो यहाँ पर पूछा गया कि हमारा जो गवर्नमेंट का पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो इंडिया ने अडॉप्ट किया है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे बाई कैमरल लेजिस्लेशन का, कैबिनेट सिस्टम का और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का। ठीक है ना। तो अंग्रेजों ने लगभग 200 सालों तक हमारे ऊपर राज किया। तो हम ना आदी हो चुके थे उनके, कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं काफ़ी हैबिचुअल हो चुके थे। तो हमने जो है जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो नया पार्लियामेंट्री सिस्टम में लाना और उसको समझने की बजाय, तो जो हमारे यहाँ पे मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो उन्होंने जो है वो सोचा कि क्यों ना हम इसी को फॉलो करें। ठीक है ना। क्योंकि हम इसको काफ़ी ज़्यादा, उनको नॉलेज भी इसकी हो गई थी। तो और इसके काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसको समझ भी पा रहे थे। तो किसी नए कॉन्स्टिट्यूशन, नए पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करना, उस हिसाब से चलना वो थोड़ा टिपिकल हो जाता। तो इसलिए उन्होंने जो है वो यूके का ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन था गवर्नमेंट का, उसी को ही यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया। और जो हमारा बाई कैमरल लेजिस्लेशन है, जिसमें कि हमारे लोकसभा राज्यसभा आ जाते हैं, स्टेट में भी हमारे स्टेट असेंबली आ जाती है, और कैबिनेट सिस्टम जो आ जाता है, कैबिनेट सिस्टम यानी एक प्राइम मिनिस्टर होगा, उसके साथ कैबिनेट होगा कुछ लोगों का। ठीक है। और जो वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे गवर्नमेंट के। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया गया था। ठीक है ना। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर इन इंडिया वॉज बोरोड फ्रॉम। तो फेडरल सिस्टम विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर इन इंडिया कहाँ से लिया गया था, ये इंडिया ने कहाँ से बोरो किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कनाडा। ठीक है ना। तो इंडिया ने बोरो किया आइडिया ऑफ फेडरल सिस्टम विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर फ्रॉम द कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि यहाँ पे बैलेंस करता है सेंट्रल अथॉरिटी और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को। ठीक है ना। तो फेडरल सिस्टम क्या होता है, फेडरल सिस्टम होता है कि यहाँ पे सेंटर के पास और स्टेट के पास अलग अलग जो है वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, यहाँ पे ऑटोनॉमी होती है उनके पास अपनी अपनी अथॉरिटी की। ठीक है ना। तो उसको फेडरल सिस्टम बोलते हैं। लेकिन जो हमारा सिस्टम है ये क्वासी फेडरल है, यहाँ पे सेंटर और स्टेट के पास अलग अलग जो है ऑटोनॉमी है। ठीक है ना। सेंटर अपने काम करती है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में हमारा जो सेंटर है वो ज़्यादा पावरफुल है स्टेट से। ठीक है ना। तो इसको हम क्वासी फेडरल सिस्टम इंडिया का बोलते हैं। लेकिन ये जो आइडिया था ये कनाडा से ही इंडिया ने लिया था, कि यहाँ पे जो है वो स्टेट जो सेंटर होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। जब भी कुछ होता है, कुछ भी इमरजेंसी कुछ होती है, कुछ भी जो है वो डिज़ास्टर हो जाता है, तो हमारा जो जो पावर्स रहती है वो सेंटर के पास आ जाती है। तो इसको जो है इसमें हम बोलेंगे कि हमारा सेंटर जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फेडरल सिस्टम में सेंटर स्ट्रॉन्ग है स्टेट के मुकाबले में। ठीक है ना। तो इसको हमारा जो सिस्टम है इसको क्वासी फेडरल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर वाज बोरोड फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया एंड नॉट द कनाडा। ठीक है ना। तो अभी हमने देखा कनाडा से हमने क्या लिया है, फेडरल सिस्टम हमने लिया विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर है ना। फेडरल सिस्टम होगा और सेंटर, लेकिन सेंटर जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, ये हमने कनाडा से लिया है। ठीक है। तो हमसे पूछा गया कि बोरो फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया नॉट फ्रॉम कनाडा, तो ये ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये तो हमने नहीं लिया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कंकरेंट लिस्ट एंड फ्रीडम ऑफ ट्रेड। ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या बोरो किया है, बाई कैमरल। अगर आप देखोगे बाई कैमरल हमने जो है वो यूके से लिया है। ठीक है ना। और जो इसके रेजिडुअल पावर वेस्टेड इन द सेंटर, ये भी इसी का ही पार्ट है फेडरल सिस्टम का। ठीक है ना। तो हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाता है, कंकरेंट लिस्ट एंड फ्रीडम ऑफ ट्रेड। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट ली है। ठीक है ना। फ्रीडम ऑफ ट्रेड लिया है और ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है ना। तो आपसे ज़रूरी नहीं कंकरेंट लिस्ट ऑप्शन में दिया हो, ज्वाइंट सिटिंग भी आ सकती है और फ्रीडम ऑफ ट्रेड भी आ सकता है कि ये कौन सी कंट्री से लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट ली है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड लिया है और ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट ली है। कनाडा से हमने फेडरल सिस्टम लिया है विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड रेजिड्यूअल पावर वेस्टेड इन द सेंटर, ये हमने कनाडा से लिया है।
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रेंड्स, जिसको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फीचर वॉज बोरोड फ्रॉम द जर्मनी बट नॉट फ्रॉम फ्रांस। तो कौन सा फीचर हमने जर्मनी से जो है वो जर्मनी से लिया है और फ्रांस से नहीं लिया है, ठीक है ना। थोड़ा स्टेटमेंट में थोड़े से इसको कंपैरेटिव फॉर्म में ये क्वेश्चन बनाया गया ताकि आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी से हमने क्या लिया है, एमरजेंसी प्रोविजन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो जर्मनी से जो है हमने जो है वो हमने एमरजेंसी प्रोविजंस लिए हैं। लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी जो है हमने ये जो है वो ये हमने फ्रांस से लिया है। ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी से हमने इमरजेंसी प्रोविजंस लिए है और फ्रांस से हमने आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के लिए हैं, फ्रेटर्निटी के प्रियम्बल में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वाज बोरोड फ्रॉम रशिया, ठीक है। वाइल द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट वाज बोरोड फ्रॉम। तो इसमें दो चीजें क्लियर हो रही है हमारे पास, ठीक है ना। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया हमने, फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट हमने लिया है रशिया से, ठीक है। ये तो इसमें क्लियर कर दिया, लेकिन आगे पूछा गया है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीएसपी कहाँ से लिया है हमने, ये भी हमने पीछे सॉल्व किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आयरलैंड, ठीक है ना। तो रशिया से हमने क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज लिए, जिसको कि बाद में ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट जो लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का 1976 में, उसमें इसको ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज को। आयरलैंड से हमने क्या लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फीचर वॉज बोरोड फ्रॉम साउथ अफ्रीका बट नॉट फ्रॉम द जापान। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका से हमने कौन सा फीचर बोरो किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, ठीक है ना। तो साउथ अफ्रीका से भी हमने, साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वहां से भी हमने कुछ बोरो किया। तो उसमें हमने क्या लिया था, एक तो हमने प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं तो इसका प्रोसीजर हमने कहाँ से लिया था, ये भी हमने साउथ अफ्रीका से लिया था। और जो है वो इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स कैसे करना है, ये भी हमने साउथ अफ्रीका से लिए थे। तो दो चीज़ें हमने साउथ अफ्रीका से बोरो की थी, दोनों आपने याद रखनी है, ठीक है। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स। जापान से हमने क्या लिया था, जापान से हमने लिया था प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है ना। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो कि आर्टिकल 21 में दिए गए हैं, ठीक है ना। तब आगे जब अभी हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो इसमें हम इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो यहाँ पर आपसे बताया गया है कि यहाँ पे कौन सा करेक्टली मैच है, जो जो हमने किसी कंट्री से बोरो किया है। तो यूएसए से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, क्या ये करेक्टली मैच है। यूके से हमने फंडामेंटल राइट लिया है, क्या ये करेक्टली मैच है। फ्रांस से हमने लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी लिया है, क्या ये करेक्टली मैच है। और जर्मनी से हमने बाइकैमरल लेजिस्लेचर लिया है, क्या ये करेक्टली मैच है। तो इसमें जो है क्या है करेक्टली मैच, फ्रांस से हमने क्या लिया है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी हमने फ्रांस से लिया है, तो ये यहाँ पे करेक्टली मैच है। यूएसए से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं लिया है, ये हमने यूके से लिया है। और फंडामेंटल राइट्स जो है हमने यूएसए से लिया है, ठीक है ना। जर्मनी से हमने बाइकैमरल लेजिस्लेचर नहीं लिया है, ये हमने यूके से लिया है, ठीक है ना। इमरजेंसी प्रोविजन हमने जर्मनी से लिए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दिएगा ऑप्शन नंबर सी में क्या है, फ्रांस। फ्रांस से हमने लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी लिया है। यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट लिया है और जुडिशियल रिव्यू भी हमने यूएसए से ही लिया है। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये अब ये सारे इसमें एक साथ आ गए। तो यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू और इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी हमने यूएसए से लिए। यूके से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम और रूल ऑफ लॉ लिया है। फ्रांस से हमने लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी ली है। और जर्मनी से हमने इमरजेंसी प्रोविजन लिया है। इमरजेंसी प्रोविजन में क्या आ जाता है कि इमरजेंसी के दौरान क्या होता है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंड हो जाते हैं। ये प्रोविजन हमने जर्मनी से लिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्राइमरली इंडिकेट टू अचीव। तो हमारा जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये क्या अचीव करने की यहाँ पर बात करता है, ठीक है। तो क्या अचीव करने की ये बात करता है, ये हमसे पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या अचीव करने की बात करता है, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस अचीव करने की बात करता है ये, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की बात करता है ये, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की बात करता है ये, या फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
दैट इज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है ना। तो प्रियम्बल यहाँ पे क्या करता है, गाइडिंग ऑब्जेक्टिव्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इन्हीं को अचीव करने की बात हमारा प्रियम्बल बोलता है, ठीक है। जस्टिस कैसा होना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, ठीक है ना। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके लिबर्टी कैसी होनी चाहिए, लिबर्टी ऑफ थॉट्स होनी चाहिए, आप अपने लिबरल रह के आप अपने सोच सकते हैं, एक्सप्रेशन की होनी चाहिए, आप अपने जो भी अपने विचारों को आप एक्सप्रेस कर सके, बिलीफ की, फेथ की, आप किसी में बिलीव कर सकते हो, किसी में भी फेथ कर सकते हो, और किसी भी भगवान की आप पूजा कर सकते हो, ऐसी बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोली गई है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, सबको बराबर का दर्जा दिया जाए, और अपॉर्चुनिटी, सबको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए पब्लिक वर्क में, ठीक है ना। जो भी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रही है, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह निकालती है, उसमें सभी को इक्वल जो है वो अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। और फ्रेटर्निटी यहाँ पे एश्योर करता है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, हर इंसान की जो डिग्निटी होती है उसको एश्योर करना, और यूनिटी और इंटीग्रिटी को नेशन की बनाए रखना, ठीक है ना। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे जो है वो, ये इसके ऑब्जेक्टिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो यही बात जो है यहाँ पर पूछी गई है कि हमारा जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या इंडिकेट करता है कि हमें क्या अचीव करना है, हमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी को अचीव करना है, ये हमारा प्रियम्बल बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी अमेंडेड, तो क्या हम अपने प्रियम्बल को जो है वो अमेंड कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यस इट कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 लाइक अदर प्रोविजन। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्या है, हम अपने जो प्रियम्बल है इसको भी, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुआ था कि क्या प्रियम्बल को, काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुआ था जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इनेक्ट हुआ था। क्वेश्चन उठे थे कि जो प्रियम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं पार्ट है, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बाद में बताया था। और जो है अमेंडमेंट की जब बात आई तो क्या हम उसको अमेंड कर सकते हैं, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्कशन हुई थी। फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जब बताया था, उसके बाद जो है इसमें अमेंडमेंट किए जाने लगे। तो यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा यस इट कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 लाइक अदर प्रोविजन। तो अमेंडमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना हो तो वो किस में बताया गया, आर्टिकल 368 में बताया गया, और उसमें कुछ प्रोविजन दिए गए हैं कि कौन कौन से प्रोविजन है जिसके थ्रू आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। तो 1973 में जो है केशवानंद भारती केस हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल जो है ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और इट कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 प्रोवाइडेड द बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट अल्टर्ड, ठीक है ना। तो अंडर आर्टिकल 368 जो है आप प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं, बट जो है इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको जो है बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, उसको जो है बिल्कुल भी अल्टर नहीं करना है, ये इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसी के बाद ही जो 42nd अमेंडमेंट आया था 1976 में प्रियम्बल को, जिसमें अमेंड करके सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी को ऐड किया गया था प्रियम्बल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे सीक्वेंस पूछी गई, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है, कई बार मैच करने के लिए दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है हमारे प्रियम्बल में जो ये वर्ड्स दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोवरिन। सबसे पहले सोवरिन आता है, फिर सोशल, सोवरिन, सोशल, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सोवरिन, सोशल, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976, तो प्रियम्बल को हम कैसे रीड करते हैं, जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद हम प्रियम्बल को कैसे रीड करते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। क्या सिक्योर करते हैं हम इसके सिटीजन्स के लिए, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी। इसकी भी यही सीक्वेंस रहनी चाहिए, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, और वहाँ पे सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। ये सीक्वेंस याद रखनी है, इस पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स इज करेक्टली मेंशन इन द प्रियम्बल। तो यहाँ पर वही पूछा गया कि कौन सी जो ऑब्जेक्टिव है इनकी सिक्वेंस क्या है जो हमारे प्रियम्बल में दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो प्रियम्बल यहाँ पे बात करता है सिक्योर करने की, जस्टिस, कौन सा जस्टिस, कैसा जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस जो है हमारा यहाँ पे सिक्योर करता है प्रियम्बल। और लिबर्टी कैसी होनी चाहिए, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव,
फेथ एंड वर्शिप, ठीक है ना। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और इक्वलिटी कैसी होनी चाहिए, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल बराबर माना जाए और सभी को जो इक्वल अपॉर्चुनिटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करने की बात करता है। फ्रेटर्निटी क्या करती है यहाँ पे, एश्योर करती है हमारी डिग्निटी को, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, आत्मसम्मान जिसको बोलते हैं, और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ये सीक्वेंस रहेगी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द जस्टिस मेंशन इन द प्रियम्बल। तो यहाँ पर पूछा गया कि जो जस्टिस मेंशन किया गया प्रियम्बल में, तो उसका करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो अभी हमने डिस्कस किया कैसा जस्टिस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ठीक है। तो प्रियम्बल ने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो है वो एग्जैक्ट सीक्वेंस में होना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द लिबर्टी मेंशन इन द प्रियम्बल। तो यहाँ पे क्या सीक्वेंस है लिबर्टी का, कैसी लिबर्टी यहाँ पे प्रियम्बल बात करता है। तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो थॉट, एक्सप्रेशन, विचारों की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस रहेगी लिबर्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ इक्वलिटी मेंशन इन द प्रियम्बल। तो इक्वलिटी की यहाँ पर बात की गई है, तो कैसी इक्वलिटी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, इक्वल स्टेटस देता है हमारा, बात करता है देने की हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। पहले बराबर मानेंगे सभी को तभी तो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से जो आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है। तो इसका आंसर आप मुझे लिख कर देंगे, ठीक है ना। अभी हमने इसको डिस्कस किया था, तो ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो आप ज़रूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप मैंने इसमें जो है आपको पूरा जो हमारा आज के हमने टॉपिक रखे थे वो पूरे इसमें कवर कर लिए गए हैं। अगर आप लेक्चर को अच्छे से सुनते हैं और पीडीएफ को थोड़ा सा पढ़ते हैं तो आपको कहीं से भी दोबारा जो है इस टॉपिक को कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, उसको भी हम इसी तरीके से जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले टाइम में हम इसमें काफ़ी सारी सीरीज़ लेकर आएंगे, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री की लेकर आएंगे, हिमाचल जीके से रिलेटेड भी और करंट अफेयर से रिलेटेड भी। आपका जो सिलेबस दिया गया उसमें सारे टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी के सारा जो है सिलेबस हम यहाँ पर कवर करेंगे उड़ान पर। इसके साथ साथ ही जो है इकोनॉमी भी हम लाएंगे, इकोनॉमी को भी कवर करेंगे, लेकिन इकोनॉमी को हम लास्ट में कवर करेंगे। पहले हम जो है पॉलिटी, जियोग्राफी और हिस्ट्री को कवर करेंगे। एचपीजी के हमारा साथ साथ ही चलेगा, एचपीजी के हम साथ साथ में ही कवर करते रहेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर जो सीक्वेंस रहेगी इसमें हम पहले पॉलिटी कंप्लीट करेंगे 10 to 15 लेक्चर्स में, उसके बाद हम जियोग्राफी करेंगे और लास्ट में हम जो है वो हिस्ट्री को कवर करेंगे, उसके बाद इकोनॉमी करेंगे। करंट अफेयर, फ्रेंड्स, करंट अफेयर भी जो है आपका यहाँ पे सिलेबस में दिया गया है, तो प्लीज़ करंट अफेयर को आप जरूर फॉलो कीजिए। हम यहाँ पर डेली करंट अफेयर का सेशन हमारा रहता है, आप उसको फॉलो कीजिए। और मंथली भी हम जो है वो करंट अफेयर लेकर आते हैं, मंथली करंट अफेयर्स। और जो है वो नेक्स्ट ईयर से हम कोशिश करेंगे कि नए साल से हम एमसीक्यू में जो है वो डेली करंट अफेयर का सेशन रखें, लेकिन उसमें भी आपको डिटेल में न्यूज़ कवर की जाएगी। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको करंट अफेयर को फॉलो करना ही पड़ेगा। और अगर आप लोग रोज़ न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते तो आप प्लीज़ किसी ना किसी चैनल को प्लीज़ फॉलो कीजिए, जिसमें कि आपको पता रहे कि क्या चल रहा है। अब ज़रूरी नहीं है आप हमारा ही चैनल फॉलो करें, अगर आप हमारा चैनल फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जनरल अवेयरनेस के लिए जो है आप कहीं से भी करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। डेली हमारा 8 बजे करंट अफेयर का सेशन आता है, तो प्लीज़ आप उस सेशन को फॉलो कीजिए। उसमें हम डिटेल में न्यूज़ को कवर करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को भी कवर करते हैं। आधे पौने घंटे की बात होती है, अगर आपको पूरे दिन का निचोड़ अगर उसमें मिल जाए तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा अगर आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए और इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, किसको हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।